रीना के घर में रीना के अलावा उसका पति सुनील, सास पार्वती और ससुर रहा करते थे। रीना की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी, पर फिर भी उसके ससुराल वाले उसे किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होने देते। रीना के घर में ज्यादा काम नहीं था, पर फिर भी जब भी खाना बनाने की बात आती थी तो रीना का मुंह बन जाया करता था। और मुंह बनता भी क्यों नहीं, आखिर रीना को खाने में दाल चावल और आलू की सब्जी के अलावा कुछ भी नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन, बहू आज खाने में क्या बना रही हो? पापा जी दाल चावल। क्या बहू, तुम जब से शादी करके घर में आई हो तब से दाल चावल ही खिलाती हो। आज कुछ अलग बनाओ। बहुत दिन हो गए इस घर में मूली के पराठे नहीं बने। आज तुम मेरे लिए अपने हाथों से मूली के पराठे बना दो। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बहू के हाथों के मूली के पराठे कैसे बनते हैं। जी पापा जी। जी पापा जी करके तो रीना रसोई में मूली के पराठे बनाने के लिए चली जाती है, पर बेचारी रीना को मूली के पराठे तो बनाने ही नहीं आते थे। इसलिए रीना फोन में YouTube खोलती है। क्या हुआ अगर मुझे मूली के पराठे बनाने नहीं आते तो ये फोन किस दिन काम आएगा? यूट्यूब बताओ मुझे मूली के पराठे कैसे बनते हैं। रीना YouTube में मूली के पराठे बनाना तो देख लेती है, पर उसे फिर भी मूली के पराठे बनाने नहीं आते। अब बेचारी रीना पूरी तरह से फंस चुकी थी। रीना के मायके वाले अच्छी फैमिली से थे, पर रीना का ससुराल बहुत गरीब था। पर सुनील बहुत अच्छा था, इसलिए रीना के माँ बाप ने उसकी शादी सुनील से करवा दी और रीना के ससुराल वालों को झूठ बोला कि रीना को सारा काम आता है। ये सब कुछ माँ की वजह से हुआ है। माँ ने तो झूठ झूठ तक कह दिया था मेरे ससुराल वाले से कि मुझे सारा काम आता है, पर मुझे डर लग रहा है अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि मुझे खाने में सिर्फ आलू की सब्जी और दाल चावल के अलावा कुछ नहीं आता तो मेरा क्या होगा। अब क्या करूँ रीना, कुछ सोच। रीना ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में जोमेटो से खाना ऑर्डर करने का ख्याल आता है। आइडिया, आखिर ये जोमेटो कब काम आएगा। रीना तो शादी के पहले भी तो जोमेटो से खाना ऑर्डर करती थी, तो अब क्यों ना करूं। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले थोड़ी गरीब है, तू थोड़ी ना गरीब है। अब क्या था, अब बिना कोई देरी करे रीना फटाफट जोमेटो से मूली के पराठे ऑर्डर कर लेती है और रात के खाने के टेबल पर मूली के पराठे सर्व करती है। अरे वाह रीना, क्या बात है, आज तुमने दाल चावल के बदले मूली के पराठे बनाए हैं। मजा ही आ गया। कैसे ना बनाते सुनील जी, आखिर जब से मैंने शादी करके इस घर में आई हूँ तब से पहली बार पापा जी ने मुझसे खाने के लिए कुछ मांगा था, बस इसीलिए मैंने आज मूली के पराठे बनाए। अगर ऐसी बात है ना बहू, तो तू कल खाने में सांभर और डोसा बना लेना, क्योंकि बहुत समय हो गया है खाए हुए। क्यों जी? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। हे भगवान, अब क्या करूँ, सांभर डोसा कैसे बनाऊं। आज तो जोमेटो के बदौलत घर वालों को खाना दे दिया, लगता है कल फिर से जोमेटो की ही मदद लेनी पड़ेगी। और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन भी रीना खुद से सांभर डोसा ना बनाकर जोमेटो से सांभर डोसा ऑर्डर कर लेती है और सभी घर वालों को यही लगता है कि रीना ने सारा खाना खुद बनाया है। वे सभी लोग उंगलियां चाट कर खाना खाते हैं और रीना की खूब तारीफें भी करते हैं। सच में बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सांभर डोसा खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है हमने। सही कहा था तेरे घर वालों ने कि तू सच में सर्वगुण संपन्न है। माँ, आपके तो भाग खुल गए ऐसी बहू पाकर। क्यों? ये तो तूने बिल्कुल सही कहा सुनील बेटा। अच्छा बहू, तो कल क्या बना रही है खाने में? माँ जी अभी तक कुछ सोचा नहीं है, पहले कल हो जाने दीजिए, फिर आप जो कहेंगी वो बना दूंगी। ये भी ठीक है, फिर मैं तुझे कल बताऊंगी कि खाने में क्या बनाना है, ठीक है? इसी तरह से रोज पार्वती कोई न कोई खाने की फरमाइश रीना के आगे रखती और ना चाहते हुए भी रीना जोमेटो से खाना मंगवाकर अपने घर वालों को खाने को दिया करती। समय के साथ अब रीना को जोमेटो की आदत पड़ जाती है। अब जो खाना रीना को बनाना आता था, रीना वो खाना भी ना बनाकर जोमेटो से ही ऑर्डर कर लिया करती। ऐसे ही एक दिन, आज पुदीना और धनिया की चटनी खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए हैं। तो क्या तू मेरे लिए पुदीने और धनिया की चटनी बना देगी? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप बस 10 मिनट रुको, मैं अभी आपकी चटनी बनाकर लाती हूँ। अब रीना किचन में जाती है और फोन निकाल कर जोमेटो से धनिया की चटनी ऑर्डर कर देती है। कुछ देर में धनिया की चटनी घर आ जाती है और उसे निकाल कर रीना अपने सास के कमरे में ले जाती है। और तभी पार्वती रीना से कहती है, बहू तू तो बड़ी ही फास्ट है, 5 मिनट में किचन में जाती है और तुरंत खाना बना कर ले आती है। वैसे घर में धनिया और पुदीना तो था नहीं,
फिर तूने ये चटनी कैसे बनाई? माँ जी आप ठीक कह रही हैं। मैं जब किचन में आपकी चटनी बनाने गई तो भी मैंने देखा कि किचन में तो धनिया भी नहीं बचा और ना ही पुदीना। तभी मैंने देखा गली में सब्जी वाले अंकल आए थे तो मैंने तुरंत जाकर उनसे धनिया पुदीना खरीद लिया और 10 मिनट के अंदर अंदर आपके लिए आपकी चटनी तैयार कर दी। पार्वती अपनी बहू की समझदारी से बहुत खुश होती है और वो हर जगह बस अपनी ही बहू की तारीफें करती है। अरे मानती हूँ कि तुम्हारी बहुएं होंगी काम करने में निपुण, पर मेरी बहू जैसी संस्कारी नहीं होंगी। मेरी बहू तो केवल 10 से 15 मिनट के अंदर घर वालों के लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। अगर ऐसा है तो अपनी बहू को बोल वो हमें भी जरा अपने हाथों की कचौड़ियाँ बनाकर खिला दे। बैठे हैं हम आधे घंटे के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बोलती हूँ। अरे रीना बहू, आंटी के लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना कर ला दे, उनका बहुत मन कर रहा है खाने का। जी माँ जी सिर्फ 10 मिनट दीजिए, अभी बना कर लाती हूँ। इस तरह से एक बार फिर रीना जोमेटो से कचौड़ी ऑर्डर कर लेती है और अपने पड़ोस की आंटी को खिलाती है, जिसके बाद सभी मोहल्ले वाले रीना की तारीफें करने लगते हैं। अब रीना जोमेटो की बदौलत घर वाले और पूरे मोहल्ले वालों को बेवकूफ बनाने लगती है। पर कहते हैं ना, बलि का बकरा कब तक खैर बनाएगा। अब रीना के सारे पैसे भी खत्म होने को आ गए थे, जिस वजह से वो जोमेटो से खाना ऑर्डर नहीं कर पाती। और एक दिन, हे भगवान मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए, लगता है अब सुनील जी से मांगने पड़ेंगे। इतना सोचकर सुनील के पास रीना जाती है और सुनील से पैसे मांगने लगती है, जिस पर सुनील रीना से बोलता है, रीना तुम्हारा ऐसा भी क्या खर्चा है कि तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ गई? रीना तुम जानती हो ना हमारे घर की हालत, हम तुम्हारे घर की तरह नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस घर को और तुम्हें किसी भी चीज की कमी ना होने दूं, इसलिए मुझसे अभी पैसे मत मांगो। सुनील जी मुसीबत कभी भी बताकर थोड़ी आती है, और वैसे भी मेरे पास पैसे रहेंगे तो कल को आपके ही काम आएंगे। इस तरह से रीना सुनील से पैसे ले लेती है और रात का खाना जोमेटो से ऑर्डर करती है। पर इस बार जब रीना छुपकर जोमेटो वालों से खाना लेने जाती है तो उसकी सास उसे देख लेती है। बहू तू हमें इतने दिनों से जोमेटो का खाना खिला रही थी, इसका मतलब कि तेरे घर वालों ने हमसे झूठ कहा, तुझे खाना बनाना नहीं आता? हाँ माँ जी। इसका मतलब मैं जिसे फास्ट बहू समझ रही थी वो तो जोमेटो वाली बहू निकली। अरे भगवान, सत्यानाश हो इन जोमेटो वालों का। बहू तू तो जानती है ना कि हमारे घर की हालत कैसी है, और हम तेरे मायके वालों की तरह इतने अमीर नहीं हैं, फिर भी तू 1 महीने तक पैसों की बर्बादी करती रही। अरे बहू, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता था तो मुझसे कह देती, मैं तुझे खुद खाना बनाना सिखा देती। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपको सच बताना चाहती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वालों की इंसल्ट हो, बस इसीलिए मैंने जोमेटो का सहारा लिया। मैं डरती थी कि आप लोग मुझे इस घर से ना निकाल दे। आखिर मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे। इस तरह से रीना अपनी गलती मान लेती है और रीना के ससुराल वाले उसे माफ भी कर देते हैं, जिसके बाद रीना जोमेटो में खाना ऑर्डर ना करके खुद जोमेटो में काम करने लगती है, ताकि घर चलने में वो सुनील की मदद कर सके। अनुराधा बहुत ही गरीब औरत थी, साथ ही बहुत ही मेहनती भी थी। वो मेहनत से कमाना और खाना जानती थी। परिवार में अनुराधा की जवान बेटी, जिसका नाम सोनी था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। अनुराधा एक अमीर घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। उस अमीर घर में अनुराधा के साथ एक और नौकरानी थी, जिसका नाम सीमा था। अनुराधा और सीमा दोनों घर का सारा काम संभाला करती थी। ऐसे ही एक दिन घर की मालकिन जानकी देवी, जो कि अपने कमरे में अपने कुछ कीमती जेवर संभाल कर तिजोरी में रखकर चाबी अपने तकिए के नीचे रख देती है। जानकी की नौकरानी सीमा यह सब कुछ देख ही रही होती है। उसके मन में इतने सारे कीमती जेवर देखकर लालच आ जाता है और वो जानकी के बाहर आते ही उसके कमरे में जाती है और उसके तकिए के नीचे से चाबी निकालकर तिजोरी खोलकर कुछ जेवर चुरा लेती है। तभी वहाँ अनुराधा आती है और अनुराधा उसे चोरी करते हुए देख लेती है और उससे कहती है, ये सब क्या कर रही हो तुम सीमा? मालकिन के साथ गद्दारी? अरे उन्होंने कभी भी हमें नौकर नहीं समझा और तुम उनके साथ ही क्या कर रही हो? कितने भरोसे से वो अपना घर हमारे ऊपर छोड़ देती है। चुपचाप जेवर जहाँ था वहाँ रख दो, वरना मैं मालकिन को सारी बातें बता दूंगी। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरा रास्ता मत काट काली बिल्ली की तरह।
तुझे बड़ा शौक है ना तेरी ईमानदारी से काम करने का, तो तू कर। मैं ये जेवर लेकर ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाऊंगी, और मेरी बात मान तो तू भी कुछ जेवर चुरा ले और तू भी चल। क्या रखा है ऐसे नौकरों वाली जिंदगी में? लेकिन चोरी करना तो भी गलत है ना, किसी का भरोसा तोड़ना उससे भी ज्यादा गलत। मैं मालकिन को जा रही हूँ बताने। अनुराधा के बताने से पहले ही सीमा वो जेवर अनुराधा के हाथ में थमा देती है और जोर जोर से चिल्लाकर मालकिन को वहां बुलाती है और चोरी का सारा इल्जाम अनुराधा के ऊपर लगाते हुए उससे कहती है, मालकिन, अनुराधा ने आपकी तिजोरी से चोरी की है और ये जेवर लेकर ये आपके घर से भागने वाली थी। उससे पहले ही मैंने आपको इसकी सारी काली करतूतों के बारे में बता दिया। ये सब क्या है अनुराधा? तुम तो हमारी सबसे भरोसेमंद नौकरानी थी और हमने तुम्हें नौकरानी नहीं बल्कि इस घर का हिस्सा समझा, लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया, मेरे भरोसे को तोड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? अगर पैसे की जरूरत थी तो मुझसे एक बार कह देती, मैं तुम्हें पैसे दे देती। मालकिन, आपको लगता है कि मेरा ईमान इतना कमजोर है कि मैं ये सब करूंगी? चोरी दरअसल सीमा ने की है और जब मैंने इसे रोका तो इसने सारा जेवर मेरे हाथ में रख दिया और आपको सारी झूठी कहानी सुनाने लगी। मालकिन, ये झूठ बोल रही है। आपको लगता है कि मैं चोरी करूंगी? आज तक मैंने कभी कोई चोरी नहीं करी। मेहनत से ईमानदारी से कमाना जानती हूँ, लेकिन इतना गलत काम कभी नहीं किया। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मालकिन, मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने चोरी नहीं की। जानकी बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ जाती है और तभी जानकी कहती है, चिंता मत करो तुम दोनों, मेरे कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने चोरी की है और किसने नहीं। ये सुनते ही सीमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो रोते हुए जानकी को सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद जानकी सीमा से कहती है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगी, लेकिन तुम कल से यहाँ पर काम पर नहीं आओगे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और अनुराधा के साथ जो तुमने किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जानकी सीमा को काम पर से निकाल देती है। ऐसे ही अगले दिन अनुराधा की तबीयत खराब हो जाती है और अनुराधा अपने बदले सोनी को काम करने के लिए भेज देती है। सोनी जानकी के घर काम करने के लिए आ जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। वह खाना खाकर जानकी को बहुत अच्छा लगता है। सोनी बड़े ही साफ सफाई से घर का पूरा काम करती है। तभी अचानक जानकी के सर में दर्द होने लगता है। जानकी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। ये देखकर सोनी जानकी के पास आती है और जानकी से कहती है, मालकिन, आपके सर में दर्द हो रहा है तो मैं आपके सर में मालिश कर दूं? मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ, मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। हाँ बेटा, जरूर। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि तेरी माँ ने तुझे और क्या क्या सिखाया है। रुकिए, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। सोनी तेल लगाकर जानकी के सर की मालिश करना शुरू कर देती है। सोनी द्वारा किए गए चंपी से जानकी को बड़ा ही आनंद आ रहा होता है। चंपी करवाते करवाते जानकी की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब जानकी की आंख खुलती है, वो सोनी को खुद के पास ही पाती है। सोनी भी जानकी के पैरों के पास ही सो जाती है। तभी जानकी सोनी को उठाते हुए उससे बोलती है, सोनी बेटा, बहुत देर हो चुकी है, अब तुझे घर जाना चाहिए और घर जाके अपनी माँ से कहना कि मुझे तेरी माँ से बात करनी है। वो मुझे फोन कर ले या फिर मेरे फोन का वेट करे। वो थोड़ी देर बाद सोनी अपने घर के लिए चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। तभी जानकी का फोन अनुराधा के पास आता है। जानकी अनुराधा से कहती है, अनुराधा, कल से तुम्हें या फिर तुम्हारी बेटी को मेरे घर पर साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ मालकिन, मुझसे कोई भूल हो गई क्या, या फिर मेरी बेटी सोनी से कोई भूल हो गई है? मालकिन, हम पर इतना बड़ा जुल्म मत करो। हमें अगर आपने काम से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? इस गरीबी में अपनी जवान बेटी को शादी के सपने के लिए कहाँ कहाँ लेकर भटकूंगी और मेहनत करूंगी। अरे मेरी बात तो सुन लो, कल मैं तुम्हारे घर आती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि आखिर में बात क्या है। रात भर अनुराधा और सोनी को नींद नहीं आती। उन दोनों को चिंता सताने लगती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिससे जानकी
उन्हें काम पर से आने से मना कर रही है। अगले दिन जानकी अपने बेटे मोहन का रिश्ता लेकर अनुराधा और सोनी के घर जाती है और अनुराधा से उसके गरीब बेटे का हाथ मांगते हुए उसे कहती है, अनुराधा, अब मेरी समधन मेरे ही घर में आके साफ सफाई का काम करेगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब मैं तुम्हारे साथ रिश्तेदारी बनाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी सोनी बहुत पसंद है। मेरा बेटा मोहन डॉक्टर है और उसे मेरी पसंद की ही लड़की चाहिए थी, और मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। सर्वगुण संपन्न है तुम्हारी बेटी। लेकिन मालकिन, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपके साथ रिश्ता जोड़े। मैं गरीब कहाँ से अपनी बेटिया की शादी आपके बेटे से कर पाऊंगी? उसकी चिंता तुम मत करो, बस अपनी बेटी को एक जोड़े में विदा कर देना। बाकी सारा अरेंजमेंट मैं खुद कर लूंगी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बस मुझे ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो दिल से और मन से बहुत अच्छे और सच्चे हों। मुझे तुम्हारी बेटी और तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ। पूरा समाज आपके ऊपर हंसेगा कि आपने गरीब लोगों के साथ रिश्तेदारी जोड़ी है। मैं नहीं चाहती कि आपका मजाक बने हमारी वजह से मालकिन। अनुराधा, तुम कौन से समय में जी रही हो? आज के समय में कौन उन 4 लोगों के बारे में सोचता है? और तुम जिन 4 लोगों की बातें कर रही हो या फिर जिस समाज की बातें कर रही हो, वो समाज क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा हमारे पीठ पीछे हमारी चुगलियां करेंगे। हमारे सामने बोलने की हिम्मत तो होती नहीं है इन लोगों की। इसीलिए इन 4 लोगों की या फिर इस नाम के समाज के बारे में सोचना बंद करो। जानकी सोनी के हाथ पर कुछ शगुन का सामान रखकर रिश्ता पक्का कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जानकी अपने बेटे मोहन को सोनी के बारे में बताती है। मोहन को भी सोनी शादी के लिए पसंद आ जाती है। कुछ समय बाद अनुराधा और जानकी दोनों मिलकर अपने बच्चों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाते हैं। शादी के बाद सोनी अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन जीती है। अर्जुन एक पुलिस वाला था। अचानक उसका ट्रांसफर जयपुर में हो जाता है और अर्जुन ट्रेन से जयपुर का सफर तय करता है। रात 12 बजे की अर्जुन की ट्रेन थी। अर्जुन रात को स्टेशन पर पहुंचता है और वह देखता है कि पूरा का पूरा स्टेशन खाली है। स्टेशन का माहौल ऐसा होता है जिसे देखकर अच्छे से अच्छे आदमी का पसीना छूट जाए। पूरे स्टेशन पर सूखे सूखे पत्ते बिखरे होते हैं। बहुत तेज तेज हवा चल रही होती है। पत्ते तक की हिलने की आवाज वहाँ आ रही थी। अर्जुन को बहुत अजीब लगता है कि उस स्टेशन पर कोई भी नहीं है उसके सिवा। अर्जुन टेबल पर अपना सामान रखकर बैठ जाता है। तभी किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है और मन ही मन कहता है, स्टेशन को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई होगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से कौन औरत रो रही है? कहीं कोई किसी परेशानी में तो नहीं है? मुझे लगता है मुझे जाकर देखना चाहिए। अर्जुन उस औरत की आवाज सुनकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं कोई किसी मुसीबत में तो नहीं। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ता है, अचानक से उसके आगे मरी हुई काली बिल्ली आकर गिरती है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने बिल्ली को मार के अर्जुन के आगे फेंका हो। अर्जुन डर से खुद से कहता है, ये सब क्या था? इस बिल्ली को इतनी रात को किसने मार कर फेंका? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गलत स्टेशन पर आ गया हूँ। यहाँ का माहौल देखकर अजीब सा ही महसूस हो रहा है। एक मन कर रहा है कि चला जाऊँ यहाँ से वापस, लेकिन अपनी ड्यूटी भी तो देखनी है ना। अर्जुन फिर से आकर अपनी ट्रेन का वेट करने लगता है, लेकिन उसकी ट्रेन आने में देर कर रही थी। अर्जुन अपना फोन चलाता हुआ स्टेशन पर घूम रहा होता है। तभी अर्जुन का पैर किसी चीज से जाकर पड़ता है। अर्जुन जब हटाता है तो देखता है कि वहाँ किसी का हाथ कटा हुआ था, जिस पर अर्जुन का पैर चला जाता है। वो फौरन अपना पैर हटाता है और घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि वह किसी गलत स्टेशन पर आ चुका है। कटे हाथ को देखकर वो सोचता है और कहता है, ये हाथ तो किसी इंसान का है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी भूतिया रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा डरावना है। भगवान, जल्दी से मेरी ट्रेन आ जाए और मैं जयपुर पहुँच जाऊँ। अर्जुन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी ट्रेन की जोर जोर से हॉर्न की आवाज आने लगती है और अर्जुन अपनी ट्रेन की तरफ जाता है। तभी ट्रेन रुकती है और अर्जुन अपनी ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अर्जुन देखता है कि पूरी ट्रेन में कोई नहीं है। पूरी ट्रेन खाली है। वह अकेला ही उस ट्रेन में सफर कर रहा होता है। तभी ट्रेन की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अर्जुन घबरा जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है और लाइट फिर से ऑन हो जाती है और बार बार लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है। अर्जुन इन सब से बहुत परेशान हो जाता है। तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है
अर्जुन देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अपना सामान लिए ट्रेन में चढ़ रहा होता है। उस आदमी को देखकर अर्जुन की जान में जान आती है। वह खुद से कहता है, शुक्र है भगवान का कि कोई तो इस ट्रेन में आया, अब शायद आराम से सफर कर सकूं। वह आदमी अर्जुन के साथ ही बैठ जाता है। वह आदमी दिखने में अजीब होता है। उसने अपने चेहरे को एक गमछे से कवर कर रखा होता है। तभी अर्जुन उस आदमी से कहता है, वैसे आपको भी जयपुर जाना है क्या भाई साहब? मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन यह जानता हूँ कि तुम्हें कहाँ पहुँचाना है। ये बात वह आदमी बहुत ही डरावनी आवाज में बोलता है। अर्जुन को उसकी ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है और अर्जुन उसकी तरफ जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह आदमी एक भूत में बदल जाता है और वह भूत अर्जुन से कहता है, अब तेरी बारी है, आज तुझे भी मार के इसी रेलवे ट्रैक पर फेंक दूंगा। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं तुझ जैसे सारे इंसानों को मारूंगा। मगर क्यों? वजह तो बताओ। ये उस समय की बात है जब मैं गांव से शहर अपनी नौकरी के लिए जा रहा था। मेरे पास कुछ पैसे थे और उसी स्टेशन पर कुछ लोग मेरा सारा पैसा छीनकर मुझे बुरी तरह से मारकर इसी स्टेशन पर फेंक देते हैं। और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं हर उस इंसान को मारना चाहता हूँ जो स्टेशन पर आता है। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब तुम ये सारी चीजें खुद महसूस कर चुके हो तो तुम क्यों ये सारी चीजें किसी और के साथ कर रहे हो? तुम एक निर्दोष थे और तुम बेमौत मारे गए और उसके बाद भी तुम वही चीज बाकी निर्दोष लोगों के साथ भी कर रहे हो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इंस्पेक्टर अर्जुन खुद तुम्हारी मौत का बदला लूंगा, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने बुरा किया है उन लोगों को मैं कानूनी तौर पर सजा दूंगा। अर्जुन जैसे ही उस भूत से उसकी मौत का बदला लेने का वादा करता है वह बहुत शांत हो जाता है और कुछ समय बाद अर्जुन खुद उस आदमी के साथ हुए कांड की तहकीकात करता है और छानबीन करने के बाद उसके गुनहगारों को पकड़कर उनको कानूनी तौर पर सजा दिलवाता है, जिसके बाद आदमी की आत्मा को शांति मिलती है और वह आगे से फिर किसी को परेशान नहीं करता।